हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, जहां पे हम एनसीईआरटी के एक एक लाइन को डिकोड करने वाले हैं। हालांकि ये क्लास आपकी लाइव होती है, बट आज की क्लास रिकॉर्डिंग से काम चला लो, कुछ इंटरनेट इशू चल रहा है। कल से आपकी क्लास रोज लाइव होगी 11:30 बजे साइटॉन ऐप पे या मेरे वेबसाइट sciton.in पे, जहाँ पे पूरा एनसीईआरटी एम्पलीफायर कोर्स आपके लिए फ्री कर दिया गया है। ऐप पे ही आपको लेक्चर नोट्स और पीडीएफ वगैरह भी मिल पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की अगर बात करोगे तो इस बार नीट 2025 में कुछ अतरंगी सवाल आ गए थे, कुछ ऐसी एनसीईआरटी लाइन से जिस तक हमारी नजर नहीं जाती है। तो चलिए उसको भी हम अपने एनसीईआरटी में ही लिस्ट डाउन कर लेते हैं। एक लाइन था तुम्हारे एनसीईआरटी के पहले पेज में, जो चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पेज होता है, यूनिट का इंट्रोडक्टरी पेज होता है, वहां पे क्या क्या लिखा था? द फिजिको केमिकल। इसको आप भी ऐड कर लीजिए, जब अब तो ये पीवाईक्यू हो गया है ना। फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, क्या था याद है आप सबको? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी इज कॉल्ड नेस्ट बायोलॉजी। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब यह है सर कि अलग अलग अप्रोच है किसी ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने का, है ना। तो अगर हम उसका डीएनए देख रहे हैं, उसका जेनेटिक मेकअप देख रहे हैं, या उसका फिजिकल कैरेक्टर देख रहे हैं और उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के अप्रोच को हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अगले पेज में जाओगे तो एक साइंटिस्ट के बारे में भी चर्चा किया गया है। हमने देखा है कि पहले भी एनटीए ऐसे सवाल पूछ सका है, जैसे इस बार भी रामदेव मिश्रा पे सवाल आया था। तो हो सकता है अगले साल आपका सवाल आ सकता है इन साइंटिस्ट के ऊपर भी, जिनका नाम है GN रामाचंद्रन। ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें हम एनसीईआरटी का स्निप यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी पॉइंटर्स हैं उसको लिख के आपको दे देते हैं, ताकि जो इंपॉर्टेंट है आप उस पर ही फोकस करें, फालतू का आपका टाइम वेस्ट यहां नहीं हो। ठीक है। तो GN रामाचंद्रन कब तक रहे थे सर वो? 1922 से लेके 2001 तक। ठीक है। अच्छा, क्या क्या इनकी उपलब्धियां थी जो हमें पढ़नी है? सबसे पहला, ही इज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। अब बोलोगे सर इसमें तो कोई भी बात सेंस नहीं बनाया, मतलब क्या याद करना है इसमें? तो बेटा कुछ नहीं, देखो, कन्फर्मेशनल एनालिसिस, जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, है ना, कैसे कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं वगैरह। अभी बस मैं पॉइंटर जो बता रहा हूँ आपको याद कर लेना है, जो काम कर जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंटर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? ही डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। इसी पे सवाल आता है, डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन की बात करें तो किसने डिस्कवर किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रामाचंद्रन। इस पे सवाल आ सकता है। ठीक है सर। ही डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। ठीक है। अच्छा, और क्या पॉइंटर्स है सर उसके बाद? कब इसने पब्लिश किया था? तो इट वॉज पब्लिश्ड इन नेचर, ये बुक वगैरह का नाम होगा। ठीक है। इन 1954। ठीक है।
इन्होंने एक प्लॉट का यूज किया था जिसको कहते हैं रामाचंद्रन प्लॉट, जो कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। तो हिज एनालिसिस इसको हम ना एक बार फिर से बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे, ठीक है। अलाउड कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन through the use of Ramachandran plot, through the use of रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है। इस पे भी सवाल आया हुआ है। कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन के लिए जो प्लॉट यूज किया गया था दैट वाज रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है। अच्छा, इनका जो काम है वो एक साइंटिस्ट के काम से इंस्पायर्ड था या प्रोत्साहित था, ठीक है। तो इनका नाम था लाइनस पॉलिंग, ठीक है। अब ये जो पॉलिंग भाई साहब थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था, मॉडल बनाया था अल्फा और बीटा सीड का, ठीक है। तो लाइनस पॉलिंग ने क्या बनाया था, मॉडल्स ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। अब तुम अल्फा बीटा अभी सब ये समझोगे जब प्रोटीन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो अभी समझ जाओगे, इसलिए मैं अभी इसमें घुस ही नहीं रहा हूं, ठीक है। बीटा शीट स्ट्रक्चर्स दैट इन्फ्लुएंस रामाचंद्रन टू सॉल्व द स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। तो इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन का डिस्कवरी किया था, टू सॉल्व द स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन, ठीक है। तो ये आपके जो यूनिट स्टार्ट होता है सेल वाला, उसके पहले 2 पेजेस का एसेंस था, जिससे पॉसिबल सवाल आ सकते हैं, इसके बियॉन्ड आपके सवाल नहीं आएंगे, ठीक। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने चैप्टर के पहले पेज पे, दैट इज व्हाट इज सेल। हम पहले एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे साथ के साथ, और एनसीईआरटी के साइड में ही जो भी नोट्स है या जो भी काम की चीज़ है उसको इलस्ट्रेट करते जाएंगे। तो पूरी एनसीईआरटी आपकी एक एक लाइन रिवाइज भी हो जाएगी, एक एक लाइन का आप मतलब भी समझ लेंगे, और एनसीईआरटी से बाएं दाएं भी अगर हमें कुछ पढ़ना है तो हम उसको भी साइड में लिख लेंगे। तो ये परफेक्ट नोट्स बन जाएगा सबसे कम टाइम में आपका, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या लिखा है सर, व्हाट इज सेल, ठीक है। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल क्या है भैया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, इसको कहते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपका जो है इट इज सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है आपका सेल है। ऑर्गेनिजम्स कैसे हो सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑफ 2 टाइप, एक तो या तो यूनिसेल्युलर होगा या तो मल्टी सेल्युलर होगा, है ना। ऑर्गेनिजम्स जो कुछ भी एक्स्ट्रा है हम उसको साइड में लिख लेंगे, और जो काम की चीज है उसको अंडरलाइन कर लेंगे, है ना। ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, कैसा सा, सबसे पहला है दैट इज यूनिसेल्युलर, अगर सिंगल सेल का बना हुआ है ना, दैट इज यूनिसेल्युलर, दैट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। और दूसरा है अगर बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, दैट इज मल्टी सेल्युलर, दैट इज कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। अगर हम यूनिसेल्युलर, यूनि मतलब सिंगल, मल्टी सेलुलर बहुत सारा, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या फीचर्स देखने को मिल रहा है हमको, पहला दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना। क्या एक मल्टी सेल्युलर सेल केपेबल है इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस का, नहीं, क्योंकि इट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। बट यूनिसेल्युलर सेल जो है वो हर तरह का टास्क करता है, इट इज वाई इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो पहला पॉइंट यहां पे लिखो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वाई
बिकॉज दे कैन परफॉर्म ऑल सॉर्ट्स ऑफ टास्क, है ना, एक सिंगल फंक्शन नहीं होता, है ना। तो अ सिंगल cell is capable of performing, क्या, a single cell is capable of performing all the function of life, ठीक है, all the function of life, एक सेल ही सब कुछ कर रहा है, इसीलिए यहां पे ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहा है, ठीक है। बट अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो क्या होगा, एक सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, इसलिए उसको सपोर्ट चाहिए दूसरे सेल का ताकि वो सर्वाइव कर पाए, इसलिए उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो अगर हम बोल दें स्टेटमेंट कि मल्टी सेल्यूलर सेल्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दो फंक्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, पहला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और कैसे, क्योंकि ये परफॉर्म करता है ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब बोलोगे सर वायरस क्या इंडिपेंडेंट लिविंग शो करता है? नहीं, है ना। जैसे अगर हम देखें वायरस की बात करें तो वायरस मेरा कैसा है, ए सेल्यूलर है। क्या वायरस इंडिपेंडेंट लिविंग शो कर सकता है? नहीं, वायरस कैन नॉट शो इंडिपेंडेंट लिविंग, राइट। क्यों? क्योंकि इट इज ए सेल्यूलर एंड इट इज इनर्ट आउटसाइड द लिविंग होस्ट। होस्ट के बाहर अगर है वायरस या कहीं सरफेस पे टेबल पे है तो इनर्ट है, किसी काम का नहीं है, ठीक है, नॉन लिविंग ही शो कर रहा है, तो ए सेल्यूलर, ठीक है। तो इट डज नॉट शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आउटसाइड द होस्ट, ठीक है, मतलब इनर्ट आउटसाइड द होस्ट, है ना, इनर्ट आउटसाइड द होस्ट, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ये बात हमने कर ली, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हम सेल थ्योरी में इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट के नाम यहां पे दिए हुए हैं, जैसे एंटोन वॉन लियोनुक का नाम दिया, एंटोनी वॉन लियोनुक कर दिया अब इस बार एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो क्या लिखा है, एंटोनी वॉन लियोनुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हम एक पेज ही बना लेते हैं साइंटिस्ट के बारे में जहां पे हम क्लियरली साइंटिस्ट को डिसाइफर कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला सर, सबसे पहला बोला रॉबर्ट हुक, डालो, इसकी मदद से ना तुम्हारा पूरा एक परफेक्ट नोट्स बन जाएगा। रॉबर्ट हुक भाई साहब ने क्या किया, इन 1665 क्या किया इन्होंने, डिस्कवर्ड एंड coined the term cell. तो टर्म सेल वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। क्या डिस्कवर किया था, तो ही ऑब्जर्व कॉर्क सेल, कॉर्क समझते हो ना, लकड़ी का होता है कॉर्क सेल, ठीक है, विच इज डेड एंड इट लैक्स प्रोटोप्लाज्म, मतलब लिविंग है ही नहीं, लैक्स प्रोटोप्लाज्म। तो क्या देखा, इसको डब्बे जैसा स्ट्रक्चर दिखा, है ना, ऐसे बॉक्सेस जैसा स्ट्रक्चर दिखा, बट एक्चुअल सेल क्या ऐसा बॉक्सी स्ट्रक्चर का होता है? नहीं। तो द टर्म सेल इज अ मिसनोमर, सेल मतलब कालकोठरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल रहा था, ठीक है। तो यहां पॉइंट देना कि द टर्म सेल इज अ मिसनोमर, मतलब मिथ्या है ना, इज अ मिसनोमर,
बिकॉज द एक्चुअल सेल इज नॉट एम्प्टी, है ना, बिकॉज लिविंग सेल इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, तो इसके अंदर लिविंग मटेरियल होता है, इसलिए ये सेल टर्म कॉइन नहीं किया जा सकता है इसके लिए, ठीक है, बट आज भी हम इसको सेल ही बोलते हैं, राइट। चल, दूसरा साइंटिस्ट जो थे, जो लिविंग सेल इन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था, इनका नाम था एंटोनी वॉन लियोनहुक। एंटोनी वॉन लियोनहुक। इन 1674 इन्होंने क्या डिस्कवर किया? He first saw and described a living cell. He first saw and described a living cell. तो डेड सेल किसने देखा था, या पहला सेल किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। एंड लिविंग सेल किसने देखा? एंटोन वॉन लियोनहुक, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आए भाई साहब तीसरे जो है, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में इन्होंने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल था तो सबसे पहले दिख जाएगा, है ना, तो उसके बाद ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक। कहां पे देखा था इन्होंने न्यूक्लियस? इन ऑर्किड रूट सेल्स, ऑर्किड रूट सेल्स। अब देखो क्या था कि डेट हमारे पास सेल थ्योरी में सबका दिया था, यहां पे डेट नहीं दिया था, तो हमने ये अपनी एनसीईआरटी में एडिशन कर दिया ताकि ये एक परफेक्ट नोट्स बन जाए आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब दो और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था अर्नेस्ट रुस्का एंड मैक्स नॉल, ठीक है। लगभग 1930 के अराउंड इन्होंने को इन्वेंट किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो दे को इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या हुआ सर इससे? इससे अब जो सेल ऑर्गेनेल्स हमको नहीं दिख पा रहे थे ठीक से, वो दिखने लगेंगे। तो जितने भी ऐसे ऑर्गेनेल्स थे जो हमको स्टेन करके नहीं दिख पा रहे थे, उन सब की डिस्कवरी कब हुई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बनने के बाद, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बनने के बाद। तो ये साइंटिस्ट थे जो हमें देखना था। कौन कौन से साइंटिस्ट थे सर? हमने देख लिया साइंटिस्ट का नाम अपना, पहला जो एंटोन वॉन लियोनहुक देख लिया, रॉबर्ट हुक देख लिया, रॉबर्ट ब्राउन देख लिया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जिसका नाम नहीं था, उनका नाम भी हमने अपने एनसीईआरटी में ऐड कर लिया। अब मेरा पहला पैराग्राफ परफेक्ट हो गया एनसीईआरटी का। चलिए दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं, जो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, क्योंकि इस पर सवाल आता है। तो जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक होगा मैं उसको ऐड करता जाऊंगा एज एफएटी। तो ये आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। और जहां से जैसे सवाल आएंगे वो भी मैं साथ के साथ आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। ठीक, क्या क्या कह रहा है सर यहाँ पे देखिए। पहला, 1838 में एक भाई साहब थे जिनका नाम था मैथियास क्लेडेन। क्या नाम था? मैथियास क्लेडेन, ठीक है। ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। सबसे पहला मैथियास क्लेडेन भाई साहब ने क्या किया, ठीक है। तो
पहला पॉइंट यहाँ लगाओ, इसलिए मैं पेन भी पतला रखा हूं ताकि ज्यादा कंटेंट आपके नोट्स में आ जाए। मैथियस, ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। तो ऑब्वियसली इसने क्या देखा होगा? प्लांट्स। तो ही ऑब्जर्व अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स and observe that all plants are composed of different kinds of cells which forms tissue। ठीक है, तो क्या बोला? तो he observed plants and stated that all plants are made up of। अब बोलोगे सर आप ये लिख क्यों रहे हो, या बगल में तो लिखा हुआ, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट लाइन हम साइड में लिख देंगे क्योंकि वहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ cells which forms tissues of plants, which forms tissues of plants। ठीक है, यहां पे इनका कार्यक्रम खत्म हुआ। ठीक है, उसके बाद सेम टाइम, अबाउट द सेम टाइम लिखा है, और 1839 में थियोडर श्वान, ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट है ना। अभी एनसीईआरटी ने इस बार इनका पासपोर्ट बदल दिया है, अब ये जर्मन जूलॉजिस्ट हो गए हैं। तो थियोडर श्वान 1839, जर्मन जूलॉजिस्ट है ना। अब ये जर्मन जूलॉजिस्ट हो गया। क्या बोला भाई साहब ने? इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ही स्टडीड वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। तो अब देखो सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला पॉइंट, जर्मन जूलॉजिस्ट स्टडीड वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल। ठीक है, और क्या देखा कि दे हैव अ थिन आउटर लेयर। ठीक है, दे हैव अ थिन आउटर लेयर, क्या कहते हैं इसको हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्होंने दिया? नहीं। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म इन्होंने दिया? नहीं। बट क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्होंने डिस्कवर किया? यस। तो थिन आउटर लेयर है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय थियोडर श्वान, कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाली बात बोला। तो स्टडीड एनिमल्स, और एनिमल्स के बोला जो आउटर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ही स्टडीड प्लांट सेल ऑल्सो, है ना। इन्होंने मैथियस क्लेडन के ही फटे में टांग अड़ा दिया। ही स्टडीड प्लांट सेल्स ऑल्सो, और यहां पे क्या बोला? इनका जो आउटर लेयर है, ठीक है, तो कंक्लूडेड दैट द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल, जिसके अंदर फिर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल है, ये किसने डिस्कवर किया? ये भी थियोडर श्वान ने किया। अगर सवाल में भेज दूं हु डिस्कवर्ड सेल वॉल इन प्लांट सेल्स, ऑब्वियसली प्लांट सेल में हो रहा है। ठीक है, अब तुमको मैंने मैथियस क्लेडन दे दिया, तुम बोलोगे अरे बॉटनिस्ट तो मैथियस क्लेडन है, तुम आंसर मैथियस क्लेडन कर दोगे। नहीं, आंसर क्या हो जाता है सर? आंसर यहाँ पे थियोडर श्वान होता है। ठीक है, और इसके बेसिस पे, ऑन दिस बेसिस ही प्रपोज्ड, दोनों का मिला के, द हाइपोथेसिस।
देखो हाइपोथेसिस हो गया कि मैंने जो ज्ञान दिया, मेरा ऐसा मानना है, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक, जब इसको लोगों ने मान लिया या जब मैंने इसको वैलिडेट कर दिया तो वो थ्योरी हो जाता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस दिया क्या कि द बॉडीज ऑफ क्या, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया दोनों प्लांट और एनिमल के लिए, और इसके बेसिस पे सेल थ्योरी फॉर्मुलेट हुआ। ठीक है, ऑन दिस बेसिस, फिर इसके बेसिस पे थ्योरी बना, जब किसने, श्वान ने भी बात मान ली और स्क्लेडन ने भी बात मान ली। ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी वाज गिवन। क्या था, क्या था सर? द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ in all plants and animals. The cell is the structural and functional unit of life in all plants and animals. Structural and of life in all plants and ठीक है सर, एक कहानी तो यहाँ पे खत्म हो गई, बट दूसरा कि भैया नया सेल कैसे आया? चलो सेल आया, बट सेल आया कहाँ से? तो इसके बाद एक और भाई साहब थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ। ये भाई साहब का आइडेंटिटी गेस करो कहाँ से? अब तुमको भैया देखो, मैथियस क्लेडन ने बता दिया जर्मन बॉटनिस्ट है, थियोडर श्वान ने बता दिया जर्मन जूलॉजिस्ट है। ये भाई साहब कहाँ से? ये भी जर्मन फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, है ना। रुडोल्फ विर्चो वाज अगेन कब, 1855। जर्मनी बड़ा मेहनत कर रहा था इस टाइम पे, तो ही वाज आल्सो अ जर्मन फिजिशियन, मतलब डॉक्टर था। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक मंत्र दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। कहने का तात्पर्य क्या है सर? दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये किसने बोला? रुडोल्फ विर्चो ने, विच इज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी, विच इज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, आइए तो यहीं पे देखते हैं क्या हुआ। तो 1838 में मैथियस क्लेडन भाई साहब ने क्या बोला? ही एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म्स टिश्यूज। ठीक है, फिर थियोडर श्वान भाई साहब ने क्या बोला? थियोडर श्वान जर्मन जूलॉजिस्ट, ही स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स सेल्स और रिपोर्टेड क्या, सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे, याद रखना, टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज नॉट कॉइन्ड बाय श्वान। प्लीज नोट, यहाँ पे कुछ कुछ नोट लिख लो जहाँ पे कंफ्यूजन होगा। नोट, टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज नॉट कॉइन्ड बाय श्वान, ही ओनली डिस्कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, टर्म सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन was not coined by Schwann.
ठीक है, he only discovered cell wall and cell membrane. And cell, he only discovered cell wall and cell membrane. क्लियर है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा। he also concluded based on the studies of plant tissue that presence of a cell wall is a unique character for plant cell. तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल के पास है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों है, ठीक है। ऑन दिस बेसिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस, क्या कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। और दोनों ने मिलके फिर सेल थ्योरी दिया, ठीक है, दोनों ने मिलके फिर सेल थ्योरी पोस्टुलेट किया, ठीक है। तो सेल थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय बोथ मैथियास क्लेडन एंड थियोडर श्वान, ठीक है। दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म। तो एक वाइट साहब थे हमारे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो 1855 में, ही फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स वेर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। और इसके बाद फिर हमको दोनों पॉस्टुलेट मिल गया सेल थ्योरी का कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये सेल थ्योरी वाला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। क्लियर है सर, यहां तक कुछ भी दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल, अब इसमें कुछ कुछ पॉइंटर्स दिए जिसको हमको अच्छे से पिन डाउन करके लिखना है, क्योंकि यहां से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड इन एन अनियन पील तुम्हारा टिपिकल प्लांट सेल है, ठीक है, और ह्यूमन चीक तुम्हारा टिपिकल एनिमल सेल है। तो इन दोनों का हम एक डिफरेंशिएशन वाला टेबल बना देते हैं, ठीक है। तो आ गया अनियन पील या अनियन सेल कह लो, ठीक है, दैट इज अ टिपिकल प्लांट सेल, ठीक है। और दूसरा आ गया ह्यूमन चीक, है ना, दैट इज एनिमल सेल, ठीक। क्या क्या चीज हमको देखने को मिल रहा है अनियन पील और इन दोनों में डिफरेंशिएशन। सबसे पहला, क्या सेल वॉल यहां प्रेजेंट होगा? यहां बिल्कुल सेल वॉल प्रेजेंट होगा। इधर की बात करेंगे तो सेल वॉल एब्सेंट है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन आपको दोनों में देखने को मिल गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, और भी कुछ फीचर्स होंगे जो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व दैट इन अनियन पील और ह्यूमन चीक अंडर द माइक्रोस्कोप। लेट्स रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर। तो अनियन सेल टिपिकल प्लांट सेल है, डिस्टिंक्ट सेल वॉल है एज आउटर बाउंड्री, ठीक है, उसके अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन है। ह्यूमन चीक के पास जो आउटर मेम्ब्रेन है वही क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, inside each cell a dense membrane bound structure is nucleus। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट, न्यूक्लियस यहां भी प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट नहीं है, तो न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट नहीं है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, ठीक है। तो पॉइंट लिखो, डेंस membrane bound
न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन कहां, यूकैरियोटिक सेल, बट is but membrane bound nucleus is absent in prokaryotic cell, है ना, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, absent in prokaryotic cell, it is absent in prokaryotic cell। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैज अ सेमी फ्लूइड साइटोप्लाज्म। याद रखना, पहले एनसीईआरटी फ्लूइड साइटोप्लाज्म लिखती थी, अब उसने करेक्शन करके सेमी फ्लूइड कर दिया, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली सब कुछ तो फ्लूइड नहीं है, कुछ सॉलिड कंपोनेंट भी है। तो हैज ए सेमी फ्लूइड साइटोप्लाज्म। याद रखना, साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। जितने भी सेल्यूलर एक्टिविटीज है वो कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म। इट इज द मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। जो भी सेल्यूलर एक्टिविटी काम हो रहा है, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सब कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म हो रहा है। ठीक है, यहां पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, है ना। तो केमिकल रिएक्शन occurs to keep the cell in living state। ठीक है, टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। ठीक है, अच्छा, एक और टर्म होता है, आपने एक टर्म देखा साइटोप्लाज्म, एक टर्म होता है प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो एक पैराग्राफ बना लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म वर्सेस साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वर्सेस क्या है सर, क्या है सर, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, टोटल लिविंग मैटर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जितना भी लिविंग सब्सटेंस है वो सब तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म का पार्ट हो गया। तो टोटल लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म टर्म पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है, लिख लो, इट वाज गिवन बाय जेई पुरकिंजे 1839। ठीक है, इट वाज गिवन बाय जेई पुरकिंजे इन 1839। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, साइटोप्लाज्म टर्म वाज कॉइन्ड बाय आपका कोलिकर और स्ट्रासबर्गर, दोनों में होता है कि किसने दिया है। ठीक है, तो टर्म साइटोप्लाज्म कौन, कोलिकर, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, एंड स्ट्रासबर्गर। ठीक है, लगभग स्ट्रासबर्गर ने 1882 में दिया, तो यही मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या होता है सर, प्रोटोप्लाज्म
इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जितने भी सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म वो सब प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन भी तो लिविंग है, क्या सेल मेम्ब्रेन पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा? नहीं, सेल मेम्ब्रेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्लीज यहाँ पे नोट लिख कर लीजिएगा, ठीक है। नोट, सेल मेम्ब्रेन is not a part of protoplasm. सेल मेम्ब्रेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये चीज आपको क्लियर करके रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात हो गया, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे एक और चीज कि प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आल्सो, जो हम अभी एनसीईआरटी में देखेंगे, ठीक है। ठीक, अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? यहाँ पे देख रहे थे। तो इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं विच इन टर्न्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल, इस पे बात करेंगे, दैट इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, तो अभी इस पे डिटेल, ठीक है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic, ठीक है। तो membrane bound cell organelles are absent in prokaryotic cells। cell organelles में न्यूक्लियस ही सिर्फ नहीं है, सब कुछ है ना। membrane bound cell organelles are absent in prokaryotic cells। membrane bound cell organelles are absent in prokaryotic cell। membrane bound cell organelles are absent in prokaryotic cells, ठीक है। in both prokaryotic and eukaryotic cell a semi fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell, ठीक है। cytoplasm is the main arena of cellular activity बताया in both plant and animal cells। prokaryotic cell के लिए भी cytoplasm is the main arena of cellular activity। various chemical reactions occurs to keep the cell in living state, ठीक है। beside nucleus eukaryotic cells have other membrane bound cell organelles लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी बात करेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पे आ जाता है कि राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड विद इन द सेल ribosomes are found on not only in cytoplasm but also within two cell organelles, chloroplast and mitochondria, and on rough endoplasmic reticulum, ठीक है। तो राइबोसोम्स पहला पॉइंट क्या है? इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। अभी मैं लिखवा दूंगा तुम्हें, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। ठीक है, अच्छा, फिर लिखा है एनिमल सेल्स कंटेन्स अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जिसको हमने कहा सेंट्रोसोम, दैट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ठीक है। तो आओ इसको डब्बा बना लें। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, एंड नॉन मेम्ब्रेन, मतलब नो मेम्ब्रेन कर लो, नो मेम्ब्रेन कर लेते हैं, नॉन मेम्ब्रेन अच्छा नहीं सुनने में लग रहा, ठीक है। पार्टीशन कर देते हैं, बताते जाओ। सिंगल मेम्ब्रेन में क्या है? सारे ही आ जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद लाइसोसोम, वैक्यूल, फिर सारे माइक्रोबॉडीज, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और स्पेरोसोम, ये सारे कहाँ के?
ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड आ गया, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों प्लांट और एनिमल में होगा, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, ओनली प्लांट, और न्यूक्लियस, ठीक है, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में। इन प्लांट्स का देते हैं इसको, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड जो नहीं है, राइबोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल कर लो या सेंट्रोजोम कर लो, दोनों के केस में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। उसके सेंट्रोजोम के अराउंड भी पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है। और तीसरा हो जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियोलस, है ना, न्यूक्लियोलस। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वाला डब्बा तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है। इस पे भी सवाल आता है। चलिए आगे, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, हमको पता है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। देखना बेटा, यहाँ लेंथ की बात कर, ठीक है। यहाँ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं लेंथ डायमीटर वाले इसमें, तो इसलिए इसको भी हमको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा पहला, साइज की बात करेंगे तो, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल कैसा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। कैसे, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। सेम ही चीज़ है, माइकोप्लाज्मा को ही हम पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, कंफ्यूज मत कीजिए। ठीक है, दैट इज पीपीएल, ठीक है। तो अगर इसका पूरा ये देख लें तो दैट इज 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर कितना हो गया, दैट इज 10⁻⁻⁻6 मीटर, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा या प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। याद रखना, इट लैक्स अ सेल वॉल, इस पे भी सवाल आया हुआ, इट लैक्स अ, इधर नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं यहाँ पे, इट लैक्स अ सेल, ठीक, ठीक है सर। तो ये स्मॉलेस्ट सेल हो गया। टिपिकल बैक्टीरियल सेल कैसा होगा, बैक्टीरियल सेल का क्या है, दैट इज 3 to 5 माइक्रोमीटर लेंथ होगा, है ना, ठीक। आरबीसी, it will be 7 micrometer in diameter, बाइकनकेव है ना, इन डायमीटर, ठीक है। और लॉन्गेस्ट सेल दैट इज नर्व सेल्स, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल, अरे क्या है, ऑस्ट्रिच का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। वायरस ए सेल्यूलर होता है, और वायरस का क्या हो जाएगा, वायरस का 0.02 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो वायरस स्मॉलेस्ट है बट सेल तो है नहीं वो, ठीक है। एंड इट कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, तो स्मॉलर देन माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया, एंड कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर,
बैक्टीरिया proof filter. It can pass through bacteria proof filter. क्लियर है सर? क्लियर है सर? क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ वाली बात हमने यहाँ की। अब यहाँ पे आ जाओ, तो साइज की बात कर रहे थे हम। साइज स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा बोल दिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या कह रहा है भाई? बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल क्या है? अंडा ऑस्ट्रिच का। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल एंड, ठीक है। और अलग अलग शेप हो सकता है। इट कैन बी डिस्क लाइक, जैसे तुम्हारा ये था डिस्क लाइक में तुम्हारा क्या था? आरबीसी था। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लेट से पॉलीगोनल, पॉलीगोनल कौन सा होता है? सिर्फ स्क्वैमस एपिथेलियम हो सकता है। अब पॉलीगोनल कौन सा होगा? सबका शेप का एग्जाम्पल लिख लो ना। स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगा तुम्हारा पॉलीगोनल। ठीक है। कॉलमनर, कॉलमनर एपिथेलियम, इसमें क्या है? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है। थ्रेड लाइक में स्केलेटल मसल सेल हो सकता है। थ्रेड लाइक लिखो। मसल सेल हो जाएगा। ठीक है। और इरेगुलर डब्ल्यूबीसी, एमीबॉइड या इरेगुलर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स है ना। तो द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है। अब ये वाला एक डायग्राम है जो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे? आरबीसी। ठीक है। राउंड है और बाइकनकेव है। राउंड कौन सा हो गया? इमेच्योर। अगर ये इमेच्योर है, और बाइकनकेव कौन सा हो गया? मैच्योर। और जो मैच्योर है ये बाइकनकेव क्यों है? क्योंकि इट लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। ठीक है। तो क्या ये डिवाइड कर सकता है? नहीं, इट कैन नॉट डिवाइड। ठीक है। क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। डब्ल्यूबीसी दिख रहा है, एमीबॉइड है, इरेगुलर है। तो कौन कौन सा हो गया सर? सब एमीबॉइड तो नहीं होते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। क्या करेगा सर? ये फैगोसाइटोसिस करेगा, आ जाएगा। ठीक है। और इनको फैगोसाइटोसिस क्या होगा? इनगल्फिंग पर ही। ठीक है। दूसरा क्या है सर? ये डायपेडेसिस भी शो करता है। डायपेडेसिस मतलब क्या हुआ? एबिलिटी टू स्क्वीज थ्रू कैपिलरी वाला। कोई भी शेप है तो किसी कैपिलरी से चिपटा होके पतला होके निकल जाएगा। ठीक है। तो एबिलिटी, एबिलिटी टू स्क्वीज थ्रू कैपिलरी वॉल, टू squeeze through capillary walls. It has the ability to squeeze through capillary walls. ठीक है। ये वाली बात होगी। ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, कॉलमनर क्या करता है भैया? डक्ट वक्त में प्रेजेंट होता है। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कहाँ पाया जाएगा? फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब में देख सकते हैं, गॉल ब्लैडर में देख सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब एंड गॉल ब्लैडर, राइट। ठीक है। नर्व सेल कंडक्शन ऑफ इंपल्स करेगा।
इट ऑल्सो लैक्स सेंट्रियोल, इस पे सवाल आया, तो क्या ये डिवाइड कर सकता है? कांट डिवाइड। इट लैक्स सेंट्रियोल्स एंड इट ऑल्सो कैनॉट डिवाइड। तो क्या काम है? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ठीक है। ट्रैकिड इलोंगेटेड किसका पार्ट है? जाइलम का पार्ट है। क्या करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर, प्लांट सेल में पाया जाएगा। तो अपवर्ड कंडक्शन ऑफ इन प्लांट्स। ठीक है। मीजोफिल सेल राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। ठीक है। तो इसके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या हेल्प करता है? हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक। तो इतने ही तुम्हें एग्जाम्पल्स देखने थे सेल के। हमने 8.1, 8.2 और 8.3 कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी के लिए। आज हम इतना ही करेंगे। अगले क्लास में हम प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे। क्या करना है बेटा आपको? आपको मेरे वेबसाइट cyton.in पे जाना है। ठीक है। और वहाँ पे एनसीईआरटी एम्पलीफायर का कोर्स है, उसको परचेज क्या मतलब फ्री है। ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप एनसीईआरटी एम्पलीफायर ले लीजिए। ठीक है। मैं नोट्स इसका आपको आज टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, कल से ऐप पे रहेगा t.me/anandmani001। ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। क्या ये तरीका सही है पढ़ाने का और नोट्स बनाने का? एंड यू टेल मी वेदर इट इज़ सफिशिएंट फॉर योर नीट एग्जाम, और क्या हमने एनसीईआरटी को अच्छे से एम्पलीफाई किया या नहीं किया। मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।